इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ठीक है, अब थ्योरी में होता क्या है सर? सब देखेंगे बेटा, धीरे धीरे सब देखेंगे। पहले तो 2 कंट्री ले लेते हैं। देखो, अब ये मान लेते हैं हम यूएस है, ये है इंडिया। ठीक है, दोनों के बीच में एग्जिस्टिंग जो स्पॉट में रुपी पर डॉलर का रेट है, ऐसा ले लो उसको, स्पॉट रुपी पर डॉलर का जो रेट है वो है 50 का, और फॉर द टाइम बीइंग आप मान के चलो रुपी पर डॉलर का फॉरवर्ड रेट भी 50 है। ठीक है, नो चेंज। एंड हम इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं, इंडिया का 12% और यूएस का 8%। इट्स, आई नो 8% काफ़ी ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए लेके चलिए। ठीक है, इंडिया का 12%, यूएस का 8%। ना कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अमेरिकन है, हमने बोरो करा है। पहली स्टेप क्या है हमारी, बोरो किया है $100, $100 वी बोरोड। ठीक है, अब उसके बाद हमने किया उसको कन्वर्ट एट स्पॉट, तो हमने वो $100 दे दिए और बदले में ले लिए 5,000 रुपीज़। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे उन रुपीज़ का, इंडिया ले जाएंगे और इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट रुपीज़। तो ये हो गया टाइम ज़ीरो पे एक्शन। पहले बोरो करा अमेरिका से, इंडिया ले गए, कन्वर्ट करा और वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। हाथ में कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। ठीक है अब आप आ जाओ ठीक 1 साल बाद, सिंप्लिसिटी के लिए टाइम हम 1 साल का लेते हैं। अब क्या होगा, सारी पोजीशन क्लोज होगी सर। जो इन्वेस्टमेंट था, सबसे पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगा, इसे कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। तो वो 12% इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा। 5,000 पे 12% इंटरेस्ट लगाओगे तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा? 5,600। क्या करोगे आप इन पैसे का? सिंपल सी बात है, आपको पता था, यहाँ पे ही आपको पता था कि 1 साल बाद में 5,600 रुपीज़ मिलेंगे। अब आपको उस दिन के स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए आपने क्या करा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ टाइम जगह कम है ना, ठीक है, ये यहाँ ले लेते हैं, तो थोड़ा नीचे सरका लेते हैं इन सब चीज़ों को। अब देखो आपने क्या किया, आपने ना ज़ीरो टाइम पे ही फॉरवर्ड बाय कर लिया था, जिसमें कुछ जाता नहीं है पैसा, लगता नहीं है। क्या फॉरवर्ड बाय करा मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बेस करेंसी होगी वो खरीदने का प्रॉमिस कर लिया। यानी कि आपने ज़ीरो टाइम पे बोला कि ठीक 1 साल बाद में मैं आपसे डॉलर खरीद लूँगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था ये इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मिलेंगे 5,600, 5,600 के, वो बेच के आप डॉलर ले लोगे। ठीक है, आपको डॉलर खरीदना था, बेस करेंसी डॉलर थी, तो आपने बाय करा फॉरवर्ड को। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बाय डॉलर्स अंडर फॉरवर्ड। जो आपने प्रॉमिस करा था यानी वादा करा था वो अब निभाओ। तो उसमें आपको 5,600 देने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, आप इसको सीधा ऐसे लिखो, बाय डॉलर अंडर फॉरवर्ड, ऐसा लिख देता हूँ। तो यहाँ देखना 5,600 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि फॉरवर्ड रेट भी 50 है, तो आपको कितना डॉलर मिलेगा सर? आपको मिलेंगे तकरीबन $112। ठीक है, 5,600 देके। तो ये वाला काम भी आपने जो वादा किया था निभा दिया, इन्वेस्टमेंट भी जो किए थे वो मिल गए। ये तो खैर कोई पेंडिंग था ही नहीं, ट्रांजैक्शन बाय सेल खत्म हो गया। बोरोविंग आपने डॉलर का किया था, डॉलर बोरो करे होंगे आपने 8% के रेट से, उसका रीपेमेंट कर दो। अब आप अगर रीपेमेंट करोगे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे इसे रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स।
तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 दैट बिकम्स $108। अब आप देख लो सारी ओपन पोजीशंस आपने क्लोज कर दी और आपके पास में फिर भी $4 का गेन बचा हुआ है, यानी फ़ायदा है ना, फ़ायदा है। और रिस्क कहाँ है, देखो किसी भी पॉइंट पे आपने कोई भी रिस्क नहीं रखा। आपको दोनों इंटरेस्ट रेट पता थे, आपको आज का स्पॉट रेट और कल जो करने वाले उसके लिए फॉरवर्ड भी आज ले लिया आपने, तो कल के रेट पे आप डिपेंडेंट भी नहीं हो। तो इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। इससे होगा ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया उसको बोलते हैं आर्बिट्राज गेन। ये जो है ना, ये आर्बिट्राज गेन है, जहाँ पे आर्बिट्रेजर ये पता लगाता है कि कौन सा आइटम कहाँ सस्ता कहाँ महंगा मिल रहा है। सस्ते मार्केट से खरीद के महंगे मार्केट में पैसा डालो और आखिरी में आपका पैसा बनता है। तो अगर सबको ये गेन दिखने लग जाएगा तो हर कोई डॉलर की डिमांड बढ़ा देगा कि हमको भी बोरो करना है, हमको भी बोरो करना है, हमको भी बोरो करना है। हर कोई बैंक जा जा के डॉलर मांगने लग जाएगा। तुम बैंकों से सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा बैंकों को सप्लाई, यानी कि बैंकों को समझ में आ जाएगा डॉलर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है मार्केट में। इंडिया वाले लोग भी डॉलर बोरो करना चाहेंगे सर, आप ध्यान देना। इंडिया वाले लोग भी डॉलर बोरो करके इंडिया में लाके इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको गेन मिल रहा है। इससे क्या होगा, इससे डॉलर अप्रिशिएट होगा। यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसका रिज़ल्ट देखो, इसका रिज़ल्ट है कि राइज इन डॉलर डिमांड या फिर डिमांड ऑफ डॉलर, जो कि अल्टीमेटली एप्रिशिएट होगा। और इससे होगा ये कि डॉलर विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। सिंपल भाषा में डॉलर की वैल्यू बढ़ने लग, डिमांड बढ़ा तो भाव बढ़ने लग जाएगा। और कब तक भाव बढ़ेगा पता है क्या, कौन सा भाव, यानी कि ये वाला भाव 50 का, ये 51 होएगा, 52 होएगा, 53 होएगा, 54 होएगा, ये सब होता जाएगा। पर यहाँ पे नहीं, ये तो स्पॉट की डेट जा चुकी है, यहाँ इसमें बढ़ता जाएगा। अब आप चलो एक काम करो, बढ़ता जाएगा के चक्कर में आप एक काम करो, आप बढ़ा के दिखाओ। चलो हम एक काम करते हैं, हम रुपीज़ पर डॉलर 54 कर देते हैं, यहाँ पे 54 कर देते हैं। और अब ध्यान देना, टाइम ज़ीरो पे हम क्या करेंगे, ध्यान देना। हम बोरो करते हैं रुपीज़ को, डॉलर नहीं, रुपीज़ को बोरो करो। यहाँ पे आपने क्या किया, इक्विवेलेंट $100 के आज की वैल्यू जितना ही रुपीज़ बोरो करा। अब आप उस रुपीज़ को, मैं क्यों करा कैसे करा ये सब बाद में बताऊंगा, कन्वर्ट कर लो एट स्पॉट। तो कन्वर्ट करोगे तो आपको रुपीज़ देने पड़ेंगे, दे दो मार्केट में, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, $100 मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अमेरिका जाओ और उसे इन्वेस्ट कर दो। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको पता है कि 1 साल बाद में डॉलर इंटरेस्ट के साथ आपको वापस मिल जाएगा, जो आप इंडिया लेके आओगे तो डॉलर क्या करोगे, बेच दोगे। अब आप यहाँ पे लोगे फॉरवर्ड, आपको पता था कि मैं 1 साल बाद बेचूंगा, तो आज ही मैं उसका रेट फिक्स कर लेता हूँ। तो आपने रेट फिक्स कर लिया 54, ठीक है, अल्टीमेटली हो गया 0। अब आप देखो ठीक है 1 साल बाद में क्या होने वाला है। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था डॉलर का वो आपको वापस मिल जाएगा, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। और $100 आपने इन्वेस्ट किया थी यूएस में, यूएस का रेट था 8%, तो 100 इंटू 1.08 आपको मिलेंगे $108। एम आई राइट? ठीक है, वो आप इंडिया लेके आ जाओगे और जैसे ही आपने एग्री करा था वैसे ही आप उसे बेच दोगे, सेल डॉलर अंडर फॉरवर्ड। ठीक है, अब आप बेचोगे तो $108 बेचोगे, 54 का रेट चल रहा है
जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपने एग्रीमेंट करा था, तो उस हिसाब से आपके ये डॉलर चले गए 108 और आपको मिल गए ₹5832। इसके बाद आपने जो इंडिया से लोन लिया था, आप देखना बोरो 5000 दिख रहा है, आपने जो इंडिया से लोन लिया था उसे आप रीपे कर दो, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स। तो 5000 का लोन लिया था 1.12 के रेट से, आप इसे चुका दो। अब आप ध्यान देना, जैसे ही आप ये चुका दोगे तो यहाँ ले लेता हूँ, आपको गेन नज़र आएगा। इसे कहते हैं आर्बिट्राज गेन। कितना? 232 रुपीज़ का। ये दिख रहा है आपको क्लियर 232। यानी कि अगर मार्केट में रेट 54 गया तो मैंने रुपीज़ बोरो किया, मैंने डॉलर नहीं बोरो किया, और फिर भी मुझे गेन आया। अगर मेरा गेन आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ी सी बात को। यहाँ पे रुपीज़ की डिमांड बढ़ने लग जाएगी, रुपीज़ की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई किसका बढ़ेगा? डॉलर का, उस केस में। अच्छा, यहाँ वाली बात पे आ जाओ। इसका रिजल्ट क्या आ रहा था? डिमांड बढ़ रही थी डॉलर की, क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन करके, यानी डॉलर बोरो करके मैं गेन कमा रहा था, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी, हर कोई बोरो करना चाह रहा था और हर कोई इन्वेस्ट कर रहा था रुपीज़ में, तो रुपीज़ का सप्लाई बढ़ गया था, रुपीज़ का सप्लाई बढ़ गया था यहाँ पे। बट यहाँ देखो, यहाँ आप अगर रुपए बोरो करते हो तो गेन आ रहा है, तो यहाँ आपका रुपीज़ का डिमांड बढ़ जाएगा। अब देखो क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट, राइज इन डिमांड ऑफ रुपी। ठीक है, इसका एक ही मतलब हुआ कि डॉलर की डिमांड गिरेगी। अगर मैं दोनों तरफ डॉलर के ही इसमें बात करना चाहूँ तो डॉलर की डिमांड अब गिरेगी, फॉल इन डिमांड ऑफ डॉलर। और अगर डिमांड डॉलर की गिरी तो डॉलर विल स्टार्ट डेप्रिशिएटिंग। क्या मतलब है सर आपका बताने का? थोड़ा तो हमको आइडिया दो। देखो, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मार्केट में फॉरवर्ड रेट 50 है तो डॉलर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, ठीक है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से ये जो 50 का रेट है वो बढ़ जाएगा, 51, 52, 53, 54 तक आया। पर 54 पे आने के बाद में हमने देखा मार्केट में कि अब तो रुपीज़ की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे ही रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी, क्यों डिमांड बढ़ेगी रुपीज़ की? क्योंकि रुपीज़ बोरो करके गेन आ रहा है लोगों को, तो रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की डिमांड गिरेगी। डॉलर की डिमांड जो इधर बढ़ रही थी वो उधर गिर रही है। तो देखना, यहाँ से आप अगर इधर से जाओगे, मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप अगर ये वाली साइड देखोगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, ये वाली साइड देखोगे तो डॉलर की डिमांड गिर रही है। अब आप देखना, यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको, एक सेकंड ना, यहाँ से बढ़ती हुई नज़र आएगी, यहाँ से गिरती हुई नज़र आएगी। देख रहे हैं, दोनों तरफ से जब रेट 50 है और 54 है फॉरवर्ड का, दोनों तरफ से नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये बढ़ता जा रहा है इधर से, वो उधर गिरता जा रहा है। तो ऐसा कौन सा फॉरवर्ड रेट है जहाँ पे डॉलर की डिमांड आके मैच कर जाएगी और उसके बाद यहाँ से ना आगे बढ़ेगी ना वहाँ से और नीचे गिरेगी? ये एक पॉइंट है, मान लो फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर ना जा रही है डिमांड इधर से, ना उधर से नीचे आ रही है, स्टेबलाइज हो गई। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होना, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होना। तो ऐसा कौन सा फॉरवर्ड रेट है? अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यही वाली चीज़। ये देखो, ये है आपकी डॉलर की डिमांड। ये कब बढ़ रहा है? जब फॉरवर्ड का जो रेट है वो 50 है, ठीक है। पर ये आप इधर से देखो, जब फॉरवर्ड का रेट 54 है तो डॉलर की डिमांड गिर रही है, यहाँ डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी। कोई तो एक ऐसा पॉइंट होएगा जहाँ पे डिमांड स्टेबलाइज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ये वो पॉइंट है, मान लो ये वो पॉइंट है। तो बस आपको क्या निकालना है कि यहाँ पे रेट कितना होना चाहिए, कितना फॉरवर्ड रेट होना चाहिए कि डॉलर की जो डिमांड है वो स्टेबलाइज हो जाएगी।
इसका मतलब क्या, दूसरी करेंसी भी तो उल्टा चल रही है। अगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा था तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, उधर अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। दोनों करेंसी की जो डिमांड सप्लाई है या अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन है वो इक्विलिब्रियम पे कब आएगी? इक्विलिब्रियम पे सर सिर्फ तभी आ सकती है, यानी कि लोग डॉलर की डिमांड करना अलग से बंद सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनको गेन नहीं होगा। उधर भी आपको गेन जब नहीं होगा तो, और यहाँ गेन नहीं होने के लिए आपको जितना $112 मिला, यानी जितना आपको रीपेमेंट करना है $108, उतना ही आपके हाथ में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके आना चाहिए था। ध्यान देना, अगर ये वाली फिगर मेरी 108 आ जाती है, 108 आ जाती है, तो 108 प्लस 108 माइनस आंसर कितना आया? गेन ज़ीरो। अगर गेन ज़ीरो हुआ तो बताओ कोई एंटर करना चाहेगा? इतना सारा तामझाम करने के बाद अगर मैं घर पे कुछ लेके ही नहीं जा रहा हूँ तो मैं करूँगा ही नहीं, और मैं करूँगा ही नहीं तो मैं बोरो भी नहीं करूँगा, बोरो भी नहीं करूँगा तो डिमांड ही ख़त्म, डिमांड स्टेबलाइज हो गई। मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि मुझे तो कहीं और इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा। अच्छा, ये अमेरिकन पार्टी है, ठीक है। अब अमेरिकन पार्टी ने अपने कंट्री से डॉलर बोरो करके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करा, और आखिरी में आके $4 उसको अगर फ़ायदा हुआ तो वो बार बार करेगा ये सब चीज़ें, तो वो बार बार करेगा, इसलिए बार बार डॉलर बोरो कर रहा था। लेकिन अगर हम उसको अपनी ही कंट्री में उतना रिटर्न दे दे, ध्यान देना, अपनी ही कंट्री में अगर 108 इसको कर दो या 112 इसको कर दो, अगर अपनी ही कंट्री में उसको हम इतना रिटर्न दे दे तो वो बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो ये सारी एक्शन करेगा नहीं तो बोरो नहीं करेगा, डॉलर बोरो नहीं करेगा तो फिर डॉलर क्यों बोरो करेगा वो फिर बाद में, तो फिर कोई डिमांड नहीं, डिमांड स्टेबलाइज हो जाएगी। बोलने का मतलब है गेन और प्रॉफिट जो है आपका ज़ीरो आना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम होगा। और ये कब आ सकता है मैं आपको यही बताता हूँ। यहाँ ज़ीरो आएगा जब ये 108 आएगा, और 108 कब आएगा? जब आपका ये जो फॉरवर्ड रेट आप लेके चल रहे हो ना, ये बदल जाएगा। तो आप इसको एक काम करो, एक्स रख दो। आप ऐसा कुछ निकालो कि 5600 डिवाइडेड बाई एक्स शुड बी इक्वल टू 108, तो आपको पता चल जाएगा फॉरवर्ड रेट कितना होना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीज़ है सर, ध्यान देना। यहाँ से फॉर्मूला क्या, दोनों तरफ से फॉर्मूला सेम बनेगा। आपका यहाँ पे 5600 डिवाइडेड बाई एक्स ले लो, 5600 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 11108। अब आप इधर ले लो, यहाँ देखो, यहाँ पे भी आंसर आपका ज़ीरो आना चाहिए ना। ज़ीरो कब आएगा? ज़ीरो कब आएगा? जब आपका ये जो 108 रुपीज़ आप कन्वर्ट कर रहे हो ना, 108 को आप ऐसे रेट से मल्टीप्लाई करोगे जिससे आंसर 5600 आएगा, ना कि 5834। क्योंकि जब 5600 आएगा वो 5600 के रीपेमेंट से माइनस होकर आंसर ज़ीरो आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी वही आ रहा है, 108 मल्टीप्लाइड बाई एक्स शुड बी इक्वल टू 5600, या फिर 5600 डिवाइडेड बाई एक्स शुड बी इक्वल टू 108। एक ही बात है ना, 5600 को x से डिवाइड करो या 108 को x से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड से एक ही फॉर्मूला आ रहा है। चलो ठीक है, आ रहा है तो हम देखें तो सही क्या आता है आंसर। तो हम आए इस पॉइंट पे कि 5600 डिवाइडेड बाई एक्स शुड बी इक्वल टू 108, या फिर आप ऐसा लिखो 108 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज शुड बी इक्वल टू 5600। अल्टीमेटली आपका आता यही है, x इज इक्वल टू 5600 डिवाइडेड बाई 108 विच इज़ इक्वल टू 51.85। सर 51.85, ध्यान देना, बढ़ बढ़ के ये रेट कितना होना चाहिए? 51.85। 54 से गिर के 51.85 पे जब तक नहीं पहुंच जाता ना ये फॉरवर्ड रेट, तब तक डेप्रीशिएशन डॉलर में चालू रहेगा। यह होता है मतलब, आज 54 है इसलिए डॉलर डेप्रीशिएट हो रहा है, वो होता रहेगा जब तक ये फॉरवर्ड रेट 51.85 पे नहीं आ जाता। और जब आज अगर 50 है फॉरवर्ड रेट तो एप्रीशिएशन चालू है। यस सर, वो एप्रीशिएशन चलता रहेगा जब तक ये वैल्यू अचीव नहीं हो जाती। जिस दिन ये वैल्यू अचीव हो गई उस दिन किसी को भी एक कंट्री से बोरो करके दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, और जिस दिन फ़ायदा नहीं होगा उस दिन कोई ये सब चीज़ें करेगा नहीं, यानी कि तब ये फॉरवर्ड रेट स्टेबलाइज हो जाएगा कि रेट यही रखना पड़ेगा। अगर इससे रेट ऊपर नीचे करा फिर लोग एक्शन लेना चालू कर देंगे क्योंकि उनको फ़ायदा दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट। ये तो था एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, ये भी था आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, पर इसको बोलते हैं सर थेरोटिकल फॉरवर्ड रेट।
कि इतना अगर फॉरवर्ड रेट होता है तो आपका कहीं फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है। सिंपल सा मतलब मैं समझाता हूँ। सिर्फ इंटरेस्ट रेट की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है अमेरिका के मुकाबले, और सिर्फ इंटरेस्ट रेट की तरफ अगर ध्यान दे तो कोई भी चाहेगा कि ज़्यादा रेट पे मैं इन्वेस्ट करूँ, बराबर है, और कम रेट पे मैं बोरो करूँ। ठीक है, हर कोई यही चाह रहा है। इसीलिए सिर्फ रेट को देखते हुए, क्योंकि मैंने पहले क्या किया, आपने स्पॉट और फॉरवर्ड में कोई डिफरेंस लिया ही नहीं, स्पॉट और फॉरवर्ड 50-50 रखा, यानी कि अब आप प्योरली डिसीजन ले सकते हो इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोनों कंट्री में करेंसी की वैल्यू सेम है आज भी और एक साल बाद भी। तो आपको इंडिया में रेट ज़्यादा निकले, आपको इंडिया में रेट ज़्यादा दिखा, अमेरिका में कम दिखा, इसीलिए आपने सबसे पहले ये ट्रांजेक्शन लिया कि बोरो करते हैं अमेरिका से क्योंकि रेट कम है, और आपने इन्वेस्ट किया इंडिया में। मैंने बोला था ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये डिसाइड करा मैंने, क्योंकि स्पॉट फॉरवर्ड का रेट सेम रखा तो वो तो कोई बेसिस बनता ही नहीं, सेम ही मिलना है उसमें। तो मैंने सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखे और मैंने देखा यार अमेरिका का रेट कम है, बोरो करते हैं, फ़ायदा आएगा, फ़ायदा आएगा। तो आप एक चीज़ समझो, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये बोलती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये बोलती है कि जिस कंट्री की करेंसी ज़्यादा है, जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, और जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम है उस कंट्री की जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी। और ये डेप्रिशिएशन अप्रिशिएशन चलता रहेगा जब तक इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 12 और 8 के बीच में 4% का डिफरेंस है, 12 और 8 के बीच में जो 4% का डिफरेंस है, उतने डिफरेंस का इम्पैक्ट हमारे स्पॉट और फॉरवर्ड में नहीं आ जाता। अभी आप देखोगे तो 50 और 50 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 0%। ये हो गया 0%। और दूसरा वाला ले लो, 4 रुपये का डिफरेंस है डिवाइडेड बाई 50, तो वो है कुछ 4 का डिफरेंस ना, रुको, 4 डिवाइडेड बाई 50, वो है कुछ, एक तो 0% और दूसरा है 8%। दोनों में कहीं पे भी ये डिफरेंस नहीं आ रहा ना जो हमको चाहिए, 12 और 8, 12 और 8 का नहीं आ रहा। तो जब तक स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच का डिफरेंस 4% नहीं आ जाता तब तक एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चलता रहेगा। ये कहानी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये कहानी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फ़िलहाल मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट जो है वो स्पॉट से कितना दूर या कितना नज़दीक रहेगा, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। सर जितना इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंशियल आता है ना, उतना ही थ्योरेटिकल और स्पॉट के बीच में डिफरेंस रहेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ठीक है सर, तो थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं? क्या ये 51.85 निकालने का कोई और भी तरीका है? हाँ सर है, ध्यान देना। जो इंडिया का, अभी हम इंडिया के एंगल से देखते हैं, ये रुपीज़ पर डॉलर है, ठीक है। तो कभी भी जब भी ये रेट दिया रहेगा मैं उसको होम करेंसी मान रहा हूँ, इसको फॉरेन करेंसी मान रहा हूँ, तो इंडिया का जो रेट है उसको मैं डोमेस्टिक रेट बोल दूंगा, क्योंकि मेरी होम करेंसी ये है। तो डोमेस्टिक रेट कौन सा हो गया, 12% और फॉरेन कंट्री का रेट कौन सा हो गया मेरे लिए, 8%। तो अब देखो थ्योरेटिकल रेट निकालने का फॉर्मूला, 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू फॉरवर्ड बाय स्पॉट। इस फॉर्मूले से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1.12 डिवाइडेड बाय 1.08 शुड बी इक्वल टू फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय, आपका रेट था स्पॉट का 50। अब आप डिफरेंस देखो, 1.12 बाय 1.08 जैसे ही लेते हो वो डिफरेंस आता है 1.037 इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई 50। ये जो 3.7 दिख रहा है ना आपको 1 के बाद, यह है 3.70% का डिफरेंस। इतने परसेंट से ये रेट अप्रिशिएट होना चाहिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे एफ को तो ये आ गया 51.85, एग्जैक्टली वही रेट जो आपको चाहिए था। तो ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी का फॉर्मूला हो गया सर, IRPT फॉर्मूला। कहानी खत्म। क्या हमने सीखा इससे? हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ सीखी सर। आपने नोटिस करा होगा यहाँ पे कि अब मैं आपको चारों रेट्स लिख के देता हूँ। स्पॉट रेट है 50, फॉरवर्ड रेट है थ्योरेटिकल 51.85, इंडिया का रेट है आपका 12% और फॉरेन कंट्री का रेट है आपका 8%।
आप नोटिस करना, इंटरेस्ट रेट पैरिटी की थ्योरी के हिसाब से आ गया ना ये वाला रेट अब आपका, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी ये बोलती है कि जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच का वो है 4%। अप्रॉक्सीमेट उतना ही डिफरेंस आएगा फॉरवर्ड में प्रीमियम या डिस्काउंट का। आप डॉलर में प्रीमियम या डिस्काउंट निकाल के देखो, वो आएगा सर 3.70%। ये देखो, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट, यही फॉर्मूला है ना हमारा, 51.85 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आया 3.70%। और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस कितना था 4%। यानी कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलती है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रहेगा फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट के। होना ही चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो जो इंटरेस्ट रेट के बीच डिफरेंस है वही स्पॉट और फॉरवर्ड के बीच अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस रहना चाहिए। तो ये जो 4% है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू कहा जाएगा 3.70 के। अभी रेट इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए आपको डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, जब और दूसरे रेट्स लेंगे तब आपको और आइडिया आएगा। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया, 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू F/S। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, समराइज कर रहा हूँ सर मैं। ये फॉर्मूला है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकालने का। ये वो रेट है, अगर एक्चुअल में बैंक ने ये रेट कोट करा, ध्यान देना, बैंक ने अगर ये रेट कोट करा तो आर्बिट्राज गेन पॉसिबल नहीं है, पर इसके अलावा अगर बैंक ने कोई भी रेट कोट करा तो आर्बिट्राज पॉसिबल है। आर्बिट्राज कैसे करते हैं ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है सर। अब आप एक चीज को और ध्यान में रख लो, अगर डायरेक्ट कोट दिया है और इनडायरेक्ट दिया है तो थोड़ा फॉर्मूला बदल जाता है। अगर डायरेक्ट कोट दिया है तो 1 प्लस RD बाय RF इज इक्वल टू फॉरवर्ड बाय स्पॉट ले लोगे। RD का मतलब होता है रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, RF का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरेन कंट्री। और अगर इनडायरेक्ट कोट दिया है ना, कोट अगर रिवर्स कर दिया, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे होता है, रिवर्स करने पे, ठीक है। तो अगर रिवर्स कर दिया तो हमें फॉर्मूला भी रिवर्स करना पड़ेगा, कोई भी एक साइड। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कर दी, RF ऊपर ले लिया, F/S, सिंपल। दोनों फॉर्मूले से आंसर आपका सेम आएगा, दोनों फॉर्मूले से, तभी आपको ये ऊपर लेना पड़ेगा, सिंपल। ये हम देखेंगे आगे जाके, पर इतना याद रखना कि डायरेक्ट कोट में डोमेस्टिक कंट्री का रेट ऊपर रहेगा, फॉरेन का नीचे रहेगा। इनडायरेक्ट करोगे तो इसको भी एक साइड को रिवर्स करना पड़ेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड को नहीं करना चाहते रिवर्स, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप सेम रख लो, 1 प्लस RD बाय 1 प्लस RF चलेगा। पर आप राइट हैंड साइड को तो कर लो, S/F कर दो तो भी चलेगा, तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे भी आपको करना है, जो भी आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ सर क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद में। ये था आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, जहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है। मैं आपको फाइनली लिखा के दे देता हूँ ना, फिर कहानी ख़त्म हो जाती। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, ध्यान देना, हाई इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री will result in depreciation in currency of that country। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे। कौन सी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, इंडिया में ज़्यादा था, ठीक है, 12% था। अब आप देखो, पहले डॉलर 50 रुपीज़ का आता था, अब डॉलर 51.85 का आता है। तो आपने देखा रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, रुपी की वैल्यू गिर गई। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। और मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट में इंडिया इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दे रहा है ज़्यादा रेट देके, तो यहाँ
एक्सचेंज रेट में उसकी वैल्यू गिर के वो वाला बेनिफिट ऑफसेट हो जाएगा. सो द बेनिफिट इन द इंटरेस्ट रेट विल ऑफसेट बाय द डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन इन द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. So if India is giving a benefit of high interest rate, its currency will depreciate. So the benefit given here will get offset by the depreciation of the currency in this case, spot or forward. और अगर यहाँ पे आपको जैसे अमेरिका के एंगल से देखो तो रेट कम है, तो कम रेट का नुकसान है, वो नुकसान यहाँ से आपका ऑफसेट हो जाता है क्योंकि आपकी करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट होती है, तो वो फ़ायदा हो गया. यहाँ करेंसी अप्रिशिएट हुई तो फ़ायदा हो गया, यहाँ आपका रेट कम है तो नुकसान हो गया. तो दोनों में से एक जगह फ़ायदा एक जगह नुकसान होकर ऑफसेट हो जाता है सर. सो हाई इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री विल रिजल्ट इन डेप्रिशिएशन इन करेंसी ऑफ दैट कंट्री और एंड low interest rate in one country will result in appreciation in currency of that country. और एक दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जो दो कंट्री के बीच में इंटरेस्ट रेट है उनके बीच का जो डिफरेंस है विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट इन करेंसी. दोनों में से कोई भी करेंसी ले लो, अप्रॉक्सीमेट ही बोला है मैंने तो आसपास ही आना है आंसर दोनों का. ये दो चीज़ें याद रखनी है, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ मैं काम की चीज़ें. अगर इंटरेस्ट रेट आपके ज़्यादा है तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, अगर इंटरेस्ट रेट आपके कम है तो करेंसी अप्रिशिएट होगी. और आपको बस ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का अप्रॉक्सीमेट वाला पार्ट याद रखना है. इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम आगे करेंगे जब आर्बिट्राज की बारी आएगी IRPT के साथ. अभी तो हम सिर्फ एक सिंपल सा कुछ सिंपल से क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम ये फॉरवर्ड रेट निकालना देखेंगे कि थ्योरेटिकल रेट निकालते कैसे हैं. इसका इस्तेमाल तो हम बाद में करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट निकालते कैसे हैं सर. क्वेश्चन नंबर 18 पे अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे.